subscribe to the channel and also press the bell icon for latest video हेलो updates. एवरीवन, मैं मनीष पांडे आपका इंग्लिश मेंटोर आपका स्वागत करता हूं इसरो एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। आइए आज के वीडियो का शुभारंभ करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि वीडियो है सीपीओ एसआई के बारे में। अब इस वीडियो को लाने के पीछे का कारण क्या है, पहले वो जान लेते हैं। भर्ती आ चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुका है, एग्जाम जल्द ही होंगे। हालांकि ऑब्वियसली कोरोना में थोड़ा सा डिले होगा, लेकिन आप अपने आप को प्रिपेयर रखें क्योंकि इट्स बेटर टू बी लेट देन नेवर। सो चलिए शुरू करते हैं, क्या है कैसे है। आप लोग के स्क्रीन पे एक स्लाइड दिख रही है, लिखा है सीपीओ एसआई। सीपीओ का फॉर्म जानते हैं, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, और एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर। इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है एसएससी। इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई। अब एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और उनके पैटर्न के बारे में हम लोग आज एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पेपर कंसिस्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एंड मेंस। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में 50 क्वेश्चंस आते हैं, 4 सेक्शंस होंगे, उनमें से एक इंग्लिश है। दूसरा एग्जामिनेशन होता है मेंस। मेंस में सिर्फ और सिर्फ एक पेपर होता है जिसमें 200 क्वेश्चंस इंग्लिश का ही पूछा जाता है। इसीलिए इंग्लिश के रेस्पेक्ट में ये क्वेश्चन ये एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो अगर आपको फोकस करना है इसमें, इस एग्जामिनेशन में आपको सिलेक्शन लेना है, तो आपको फोकस करना पड़ेगा इंग्लिश के ऊपर स्पेसिफिकली। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड। एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट वगैरह वगैरह आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। नंबर 1 इज एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जो बच्चे नए हैं उन लोगों को बता देता हूँ। एक सेंटेंस होगा, उसमें डिफरेंट सेक्शंस होंगे, मतलब कि स्लैशेस से या फिर किसी तरीके से उसको डिवाइड कर दिया गया रहेगा। उसमें पूछेगा कि आप इसमें एक गलती खोजें, और गलती जो जनरली ग्रामेटिकली भी होती है, कई तरह की गलतियां होती हैं, तो एरर डिटेक्शन के बारे में सीखना है। नेक्स्ट है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट नाम से पता चलता है कि अगर एक सेंटेंस में कहीं गलती है तो अंडरलाइन फॉर्म में दिया रहेगा, उसको आपको इंप्रूव करना होगा। इंप्रूव मतलब गलत को हटा करके सही करना पड़ेगा। 4 ऑप्शंस होंगे आपके पास, आप उसको जैसे मन वैसे करें। विल लर्न अबाउट इट। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स बचपन से आप करते आए हैं, स्कूल में भी किया है, कॉलेज में भी किया होगा। रिक्त स्थान भरो और देखेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस। देखिए कुछ चीजें मगअप करनी पड़ती है, हमें हमेशा रट्टा मारना पड़ता है, तो इडियम्स एंड फ्रेजेस ऑब्वियसली कुछ लॉजिक भी होता है, लेकिन ज्यादातर चीजें हम लोग को मगअप ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, अगेन अ थिंग टू मगअप। वोकैबुलरी, वोकैबुलरी इज अ थिंग। जल्द ही मैं लेके आऊंगा एक वीडियो एडिटोरियल के ऊपर, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स करेंगे, वहां से हम लोग वोकैबुलरी के ढेर सारे सेक्शन, ढेर सारे क्वेश्चंस उठाएंगे ताकि हमारी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होती रहे। स्पेलिंग मिस्टेक्स, अगेन अ वर्क ऑफ प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन इज अगेन अ वर्क ऑफ प्रैक्टिस, बट आई एम देयर टू हेल्प यू। कॉम्प्रिहेंशन में कुछ ट्रिक्स भी चलती हैं, कुछ चीजें भी चलती हैं, बट इट इज मोर ऑफ वर्क ऑफ अ प्रैक्टिस। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो मैंने इस पेपर को स्टडी करने के बाद, मैंने पिछले 10 साल के पेपर को स्टडी किया है, उसके बाद मैंने निकाला है कि मेनली उसमें 9 टॉपिक्स ही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, उनमें से ये है। अब मैं एक सीरीज लेके आऊंगा इसमें, जिसमें मैं हर एक टॉपिक को कवर करूंगा, प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि क्या क्या टॉपिक कैसे कैसे उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग शुरू करेंगे इन्हीं टॉपिक्स में से एक, यानी कि पहला एरर डिटेक्शन, और जल्द ही मैं अगले टॉपिक यानी सेंटेंस इंप्रूवमेंट के ऊपर भी कुछ सीरीज लेकर के आऊंगा। ठीक, तो जो बच्चे टारगेट करना चाहते हैं सीपीओ एसआई को, वो ये वीडियो जरूर देखें। और ये जरूरी नहीं कि सिर्फ सीपीओ एसआई में क्वेश्चंस आएंगे, ये क्वेश्चन एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या फिर बैंक एग्जामिनेशन में भी आ सकते हैं। बैंक एग्जामिनेशन में इसका लेवल थोड़ा सा हाई होता है, और एसएससी में हम जानते हैं कि कोर रूल्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछता है। जो बच्चे मुझसे पहले पढ़ चुके हैं वो जानते होंगे कि मैंने हर ग्रामर के रूल्स को कई सेक्शंस में डिवाइड किया है। जो बच्चे नए हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन है, ग्रामर के रूल्स को मैंने 3-4 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहला सेक्शन है कोर ग्रामर रूल। कोर रूल्स का मतलब होता है जिनको आप सिर्फ रट्टा मार के ही याद कर सकते हैं। उन रूल्स के बारे में हम लोग धीरे धीरे अपने आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। और कुछ सेक्शंस होते हैं, कुछ एरर्स होते हैं जो लॉजिकल होते हैं, जिसको आप लॉजिकली समझ करके इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो एरर डिटेक्शन के कुछ क्वेश्चंस लाया हूं मैं, जनरली मतलब आज सिर्फ 5 ही क्वेश्चन है मेरे पास, तो आगे भी हम लोग देखेंगे कितने क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपको करना क्या है, जैसे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा आप अपने वीडियो को पॉज करेंगे। फर्स्ट यू विल ट्राई टू अटेम्प्ट इट, इफ यू कैन फाइंड आउट द आंसर दैट्स वेल एंड गुड, यू कैन कमेंट इट इन माय सेक्शन दैट यू हैव ऑलरेडी अटेम्प्टेड एंड यू हैव डन इट, एंड फिर मैं देखूंगा अगर आपने अच्छा किया तो वेरी गुड, अदरवाइज विल लर्न एंड विल कीप लर्निंग। सो
पॉज करिएगा वीडियो और शुरू करते हैं, ठीक है। हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। एरर डिटेक्शन बेसिक क्वेश्चन। द इंग्लिश इज अ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज अमंगस्ट द साउथ इंडियंस। जैसे मैंने बोला वीडियो पॉज करिए और अटेम्प्ट करिए। होप उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए फाइंड आउट करते हैं कि एरर कहां है। देखिए इस टॉपिक में सॉरी इस क्वेश्चन में एरर डिटेक्शन के पहला एरर, ये क्वेश्चन जो है, एक्सक्यूज मी, अभी देखिए ये क्वेश्चन किस टॉपिक से बिलोंग करता है, पहले हम लोग ये जानते हैं। ये क्वेश्चन बिलोंग करता है आर्टिकल्स से, ठीक है। आर्टिकल्स, जिन बच्चों ने इंग्लिश पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, उन लोगों को पता होगा कि आर्टिकल्स टॉपिक है क्या। आर्टिकल्स का मतलब होता है, आर्टिकल्स जनरली कंस्टिट्यूट करता है ए एंड द में, ए एंड द, एक्सक्यूज मी जस्ट अ मिनट, थोड़ा टेक्निकल डिफिकल्टी हो रही है। ओके, ए एंड द, ठीक। पूरा आर्टिकल टॉपिक सिर्फ इन 3 शब्दों के अराउंड रिवॉल्व करता है। मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा इसमें, क्योंकि एक अलग से भी मैं आर्टिकल्स पे एक वीडियो लेकर के आऊंगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एरर डिटेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमारे बहुत सारे तरीके होते हैं। उनमें से एक तरीका है कि आप पार्ट बाय पार्ट जाएं, ठीक है। कई बार होता है कि आपको एक बार में एरर मिल जाता है, कई बार होता है कि आपको एरर नहीं मिलता है। तो उस केस में आप डिवाइड कर देंगे तो आपको एरर फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। पहले हम लोग पार्ट बाय पार्ट डिवाइड कर देते हैं, ठीक। शुरू करते हैं पहले पार्ट से। लिखा है द इंग्लिश इज अ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज। तो वेरी के बाद स्लैश लगा है, मतलब पहला सेक्शन है ए, इसी को फाइंड आउट करते हैं। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, और इंग्लिश सिंगुलर है, हमें पता है। सिंगुलर के साथ हम लोग या तो इज का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एम का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि एम का इस्तेमाल सिर्फ आई के साथ कर सकते हैं, इसलिए बच क्या गया इज। तो इज एब्सोल्युटली राइट है। उसके बाद लगा है आर्टिकल अ। क्या आर्टिकल अ का यूज कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि उसके बाद लगा है वेरी। वेरी का शुरुआत होता है वी से, और दैट इज नॉट अ वावल साउंड, इसलिए उसमें अ का भी इस्तेमाल कर सकता हूं। तो वेरी भी राइट है। तो इज अ वेरी में कोई एरर मुझे नहीं दिख रहा है। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के पहले लगा है द। जो रूल यहां अप्लाई होता है वो एक कोर रूल्स में से एक है, ठीक। याद रखिएगा, कभी भी किसी भी लैंग्वेज के पहले, लैंग्वेज मैं कह रहा हूं, लैंग्वेज मतलब इंग्लिश, हिंदी, जापानीज, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, जो भी है, इन सारी लैंग्वेजेस के पहले कभी भी कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ये रूल मैंने क्लास में कई बार बताया है। जो बच्चे नए हैं उनके लिए नया है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि कभी भी किसी भी लैंग्वेज के पीछे या पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। इस क्वेश्चन में एरर तो मुझे मिल गया कि ये द यहां पर नहीं होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं होना चाहिए ये फाइंड आउट करता है। अब इसमें ट्रिकरी क्या है? देखिए इसमें ट्रिकरी 2 है। इंग्लिश एज अ लैंग्वेज भी यूज होता है और इंग्लिश एज अ नेशनैलिटी भी यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम इंडियंस हैं, हम लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन हमें इंडियंस नहीं बोला जाता है, हमें इंडियंस बोला जाता है। लेकिन इंग्लैंड में जो लोग रहते हैं उनको इंग्लिश भी बोला जाता है और साथ साथ वो बोलते भी इंग्लिश है। सेम वे जापान में जो लोग रहते हैं उनको जापानीज भी बोला जाता है और उनकी लैंग्वेज भी जापानीज है। तो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि भैया वहां पे जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो जापानीज एज अ लैंग्वेज है या फिर एज अ नेशनैलिटी है। यहां पर इंग्लिश एज अ लैंग्वेज इस्तेमाल हुआ है, लैंग्वेज मतलब भाषा के तौर पे, ठीक। अगर मैं कह देता कि द इंग्लिश आर फ्यू इंग्लिशमैन या फिर द इंग्लिश इज कमिंग, मतलब मैं किसी व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो ब्रिटेन से या इंग्लैंड से बिलोंग करता है, तो वहां पे इंग्लिश का मतलब होगा इंग्लिश मैन, वो नेशनैलिटी हो जाता। तो वहां पे वो प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे आर्टिकल द का मैं यूज कर सकता हूं। लेकिन यहां पे कह रहा है कि इंग्लिश एक भाषा है जो कि बहुत ही पॉपुलर है, किनमें? साउथ इंडियंस में। तो इंग्लिश भाषा के पहले कभी भी हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। रिमेंबर दिस। If you need to make a note of it, you can note it down. We never use any article before the name of any language, and it applies here. And ये रूल आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन ईयर तो मुझे नहीं पता, भी मैंने निकाला है ढेर सारे क्वेश्चन। तो किसी एक पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, एज इट इज सेम, मतलब क्लासरूम से उठा करके सीधे पेस्ट कर दिया। इसको मैं क्लासरूम क्वेश्चन भी कहता हूँ। तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन भी कर सकते हैं और याद रखिएगा कि कभी भी लैंग्वेज के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ए, ठीक है। और एक और बात भैया लोगन, बहुत दिन बाद मिल रहे हम लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा, कंटेंट अच्छा लगेगा तो लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा।
मोटिवेशन मिलेगा, आगे बहुत सारी चीजें लेकर के आएंगे, बहुत डीप में पढ़ाई करेंगे और जल्दी आप लोग को सिलेक्शन दूंगा। सीपीओएसआई मेरा मेन टारगेट है, याद रखिएगा। अगर आपको सीपीओएसआई टारगेट करना है तो मुझसे जुड़े रहिए। एक भी क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम मेरे बताए हुए नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। 10 साल के पेपर को मैंने उठा के स्टडी किया है और 10 साल के पेपर उठा के देखा है कि जो क्लास में मैंने पढ़ाया हर एक चीज, हर एक क्वेश्चन इस पेपर में आया हुआ है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्लियर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन आपको वही करना है, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, अटेम्प्ट करने के बाद बताइएगा क्या आंसर है कमेंट में। अगर आपने सही किया है तो, वरना हम लोग शुरू करेंगे। ठीक, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने पॉज किया होगा। पॉज करने के बाद चलिए आते क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ही कमांडेड मी एज इफ ही वाज माय हस्बैंड, नो एरर। जब मैं क्वेश्चन निकाल रहा था तो मुझे पढ़ के इस पे हंसी आई, यार मैं तो क्लास में एकदम ऐसे ओपनली बता देता हूँ, यही है एग्जैक्टली एज इट इज क्वेश्चन पूछ लिया गया है। और अगर बच्चों ने ध्यान से पढ़ा होगा तो जरूर कर लेंगे, लेकिन अब कितने लोग इतना फोकस करते हैं आप ही लोग जानेंगे। लेकिन यहाँ पे वीडियो है, बार बार देखिए, बार बार उसको समझने की कोशिश करिए और दिमाग में रखने की कोशिश करिए। सीपीओएसआई बहुत अच्छी नौकरी है, आने को वैकेंसी आ चुकी है और लग जाइए इसमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में एरर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए इसमें एरर कहाँ है, एरर है वॉज की जगह वर होना चाहिए। ठीक, अब वॉज की जगह वर क्यों होना चाहिए, सवाल ये है। ये रहा वॉज, अब इसकी जगह मैं क्या कर दूं, वर कर दूं। ठीक, क्यों कर दूं मैं वॉज का वर, सॉरी। लिखा है ही कमांडेड मी। कमांडेड का मतलब क्या होता है, उसने मुझे आदेश दिया, निर्देश दिया या कुछ करने के लिए कहा, राइट। एज इफ ही वॉज माई हस्बैंड, जैसे कि मेरा वो हस्बैंड हो। अब समझते हैं बात को। इंग्लिश में एक कंडीशन होती है जिसको हम लोग कहते हैं इमेजिनरी सिचुएशन। इमेजिनरी सिचुएशन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीजें या तो फिक्स्ड होती है या तो इमेजिनरी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर मतलब मैं टीचर हूं, वो इमेजिनरी नहीं है। उसमें मैंने क्या यूज किया, आई एम अ टीचर, मैंने एम का यूज किया आई के साथ, क्यों, क्योंकि वो इमेजिनरी नहीं है। ठीक, लेकिन जब सिचुएशन इमेजिनरी होती है जिसमें हम लोग कुछ सोच देते हैं जो कि हम एक्चुअल में होते नहीं है, उस केसेस में हम लोग वॉज की जगह वर का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। हिंदी में एक उदाहरण देता हूं, उसने मुझे ऐसे डांटा जैसे कि वो मेरे पिता हो। दूसरा सेंटेंस, मेरे पिता ने मुझे डांटा। पहले सेंटेंस में मुझे डांटा किसी और ने, कैसे, जैसे कि वो मेरे पिता हो। एक्चुअली मेरे पिता नहीं है, लेकिन दूसरे सेंटेंस में मेरे पिता ने मुझे डांटा, तो माय फादर स्कोल्डेड मी। लेकिन पहले सेंटेंस में इमेजिनरी, वो मेरे पिता नहीं है लेकिन उन्होंने मेरे पिता के तौर पे मुझे डांटा। तो ही स्कोल्डेड मी एज इफ ही वर माय फादर, ही वाज माय फादर नहीं, क्यों, क्योंकि ये सिचुएशन इमेजिनरी है। अब ही के बाद वर का प्रयोग किया, लेकिन इसमें आइडेंटिफाई करने के लिए आपको, कुछ बच्चे होते हैं जिनको सिर्फ कुछ लॉजिक चाहिए होता है, कुछ ऐसा कोई सिंबल चाहिए होता है जिससे वो पहचान सके। तो इमेजिनरी सेंटेंसेस की एक खासियत है, उसमें कंडीशन बनी होती है, जैसे कि एज इफ लिखा हुआ है। एज इफ का मतलब होता है जैसे कि। अब जैसे कि मैं हर केस में तो लगाऊंगा नहीं, इमेजिनरी सिचुएशन में मैं जैसे का प्रयोग करूंगा। तो वैसे ही यहां पर है जैसे कि, यानी कि कहा गया ये एज इफ। ठीक, एज इफ आपकी पहचान है कि ये सेंटेंस क्या है, इमेजिनरी सेंटेंस है। ठीक है, तो अब एरर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ही कमांडेड मी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसने मैं कमांड किया, सेंटेंस सिंपल पास्ट में है, बिल्कुल सही है। कमांडेड के बाद मी का प्रयोग किया है, वो भी सही है। एज इफ ही वॉज, तो इमेजिनरी सिचुएशन के बारे में बता दिया, ही वॉज के लिए क्या होना चाहिए, वर। तो एरर किस सेक्शन में हुआ, ऑब्वियसली बी। तो हियर लाइज योर एरर। ठीक, जिन लोगों ने कर लिया बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छी बात है, और हार्डवर्क करते रहिए। जो लोग नहीं कर पाए वो लोग इसका नोट डाउन करिए कि जब भी इमेजिनरी सिचुएशन आती है हम लोग वहां पे इररेस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब चाहे वहां पे आई हो, ही हो, मी, वी हो, कुछ भी हो, वहां पे हम हमेशा और हमेशा वर का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो सेंटेंस इमेजिनरी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए ये क्वेश्चन देख करके मुझे कुछ क्लासेस याद आ गए। कंजंक्शंस, जिन लोगों ने पढ़ा है अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता दिए टॉपिक, ये क्वेश्चन कंजंक्शन से है। हिंट दे रहा हूं, वीडियो को पॉज करिए, फाइंड आउट करिए एरर, उसके बाद बताइएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने पॉज किया होगा और अटेम्प्ट भी किया होगा। फाइंड आउट करते हैं एरर क्या है। पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है। नॉट ओनली वी सॉ द प्रेसिडेंट बट ऑल्सो द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। ठीक, अब
कंजंक्शन जैसे मैंने बता दिया, कंजंक्शन के टॉपिक में डीप में नहीं जाऊंगा। कंजंक्शन होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया। कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, उस सेंटेंस उस शब्द को दो पार्ट्स में तोड़ देता है, कन और जंक्शन। ठीक, जंक्शन काम क्या करता है, रेलवे स्टेशन पे गए होंगे, लिखता है वाराणसी जंक्शन। वाराणसी जंक्शन का मतलब एक ऐसा पॉइंट जो दो बड़े पॉइंट्स को जोड़ता है, राइट। तो कंजंक्शन का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा पॉइंट जो दो सेंटेंसेस को जोड़े, राइट, दो कंडीशंस को जोड़े, दो फ्रेजेस को जोड़े। तो ऐसा एक ऐसा शब्द जो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है उसको हम लोग कहते हैं कंजंक्शन। वो कंजंक्शन बहुत छोटा बढ़िया मतलब नॉर्मल इजी सा भी हो सकता है और कोई कठिन सा भी कंजंक्शन हो सकता है। जैसे कि एंड भी एक कंजंक्शन है। मैं कहूं मैं खाया और सो गया, दो सेंटेंसेस हैं, खाना सोना, लेकिन जुड़ा किससे, एंड। आई एट एंड स्लेप्ट, एंड क्या काम कर रहा, कंजंक्शन, दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। मैंने पढ़ाई की और पास हो गया, आई स्टडीड एंड आई पास्ड, दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, दोनों को जोड़ने का काम किसने किया, एंड ने। He studied but he failed, मैंने यहां से आई हटा दिया क्योंकि मैं हमेशा पास होता आया हूं, उम्मीद करता हूं आप लोग भी पास होंगे। He studied and he studied but he failed, राइट। तो but क्या है, कंजंक्शन, जिसने दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का काम किया। अब चलते हैं थोड़ा डीप में। अब कंजंक्शन यहाँ पे है क्या, यहाँ पे कंजंक्शन है नॉट ओनली और बट ऑल्सो। ये देखिए मेरा पॉइंटर जा रहा है, नॉट ओनली ये कॉम्बिनेशन में काम करता है, और दूसरा कहां है, ये रहा, ये बट ऑल्सो। ठीक है, अब ये दो कंजंक्शंस जो है ये दोनों हमेशा कॉम्बिनेशन में काम करते हैं। कॉम्बिनेशन मतलब अगर नॉट ओनली आया है तो वो उसके साथ ही आएगा, ठीक। लेकिन नॉट ओनली की एक खासियत होती है जो कि हर बार मैं बताता हूं, इस बार भी बता देता हूं। नॉट ओनली, जब भी सेंटेंस नॉट ओनली से शुरू होता है या कुछ और भी कंजंक्शंस है जिसके बारे में कंजंक्शंस हम डीप में पढ़ेंगे, इस कंजंक्शन की खासियत यह है कि जब भी ये शुरू होता है तो वो हमेशा इन्वर्जन में शुरू होता है। किसमें शुरू होता है, इन्वर्जन, INVERSION, इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, कोई भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव फॉर्म में चला जाता है तो उसको हम लोग इन्वर्जन रूल कहते हैं, ठीक। जैसे मैं कहूं मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला है, ठीक, झूठ सीरियस मत ले लेना मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला है, तो मैं कह सकता हूं आई, ठीक, नेवर स्पोक लाई। इसका मतलब क्या हो, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। लेकिन अगर मैं इस नेवर को यानी कि शुरुआत में लेके जाऊं तो मुझे कहना क्या पड़ेगा, नेवर डिड आई स्पीक लाई। ऐसा क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी इन्वर्जन के रूल को फॉलो करता है। अब यही चीज नॉट ओनली के साथ भी अप्लाई होती है। जब भी नॉट ओनली सेंटेंस में बिगिनिंग में होगा तो हम लोग हमेशा इन्वर्जन को फॉलो करते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, नॉट ओनली वी सॉ द प्रेसिडेंट बट ऑल्सो द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। सेंटेंस की मीनिंग को समझते हैं, हमने सिर्फ प्रेसिडेंट को ही नहीं देखा, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को भी देखा, ठीक। दो सेंटेंसेस जुड़ गए, देखा दो लोगों को, चीफ मिनिस्टर को भी प्रेसिडेंट को भी, ठीक। अब सेंटेंस शुरू हुआ है नॉट ओनली से, तो नॉट ओनली के बाद होना क्या चाहिए, इन्वर्जन में। क्या यहाँ पे कहीं इन्वर्जन है, नहीं है। वी सॉ कौन से टेंस में है, सिंपल पास्ट। जिन लोगों को बेसिक नहीं क्लियर है थोड़ा बहुत खुद से बेसिक पढ़िए, मैं बेसिक से लेकर के एडवांस तक पूरा कोर्स लेकर के आऊंगा। अभी इसके समझने के लिए सिर्फ इतना जानिए कि वी सॉ सिंपल पास्ट में है और इसको मुझे इन्वर्जन में डालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिड लगाना पड़ेगा, ठीक। तो होना क्या चाहिए राइट में, नॉट ओनली डिड वी सी, सॉ नहीं सी। क्यों सी, क्योंकि सॉ सेकंड फॉर्म में है, जैसे ही डिड लगेगा वो वापस से फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगा। हालांकि हमें इतना इस क्वेश्चन के लिए इतना रेलेवेंट नहीं है क्योंकि मुझे पता चल गया कि यहाँ पे इन्वर्जन नहीं है। अगर इन्वर्जन नहीं है तो वही एरर है। एरर डिटेक्शन में बस हमें इतना ही जानना। अब चूंकि हम इतना जान गए एरर डिटेक्शन में तो हमें ये पता चल गया किस पार्ट में एरर है, पार्ट ए में एरर है, यानी कि आंसर क्या होगा, ए। मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक। नॉट ओनली डिड वी सॉ द प्रेसिडेंट बट ऑल्सो द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर गुप्ता, हमारे गुप्ता सर नहीं है, ये मिस्टर गुप्ता है कोई। मिस्टर गुप्ता with his wife and younger brother were present at the station and last portion कहता है no error, ठीक। आप जानते हैं आपको क्या करना है। हाँ, before we proceed further, I would like you all to like this video, subscribe our channel and please share it among your friends, make it viral। जितना ज़्यादा आप हमें सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा हमें एंथुजियाज्म मिलेगा, हम और अच्छा काम करेंगे और अच्छे कंटेंट्स लेकर के आएंगे। और मेन मोटो सिर्फ यही है कि आपका सिलेक्शन करवा दें, ठीक है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आप अपने वीडियो को पॉज करिए, अटेम्प्ट करिए, उसके बाद
आंसर के साथ आइए, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने पॉज किया होगा। सो इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करते हैं क्या एरर है। अब इस क्वेश्चन में एरर एक टॉपिक है जो मेरा फेवरेट टॉपिक है, मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आता है, उसको हम लोग कहते हैं SVA, SVA। अब धीरे धीरे मैं इस पे राइटिंग बनाऊंगा। जानते हैं आप लोग कि हम लोग पहला अभी ऑनलाइन क्लासेस पहली बार लेकर के आ रहे हैं, तो थोड़ी सी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा, आप लोग का सपोर्ट चाहिए बस। SVA, नाउ व्हाट दिस SVA स्टैंड्स फॉर? S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, SUBJECT, subject. V stands for verb, ठीक, and A stands for agreement, ठीक। अग्रीमेंट जानते हैं, दो लोगों के बीच में जब कोई समझौता होता है उसे हम लोग अग्रीमेंट करते हैं, देखते ही होंगे आप लोग। उसके अलग अलग नाम भी हैं, पैक्ट भी होता है, ट्रीटी भी होती है। तो जब वो क्या पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिफरेंस जानेंगे कि भैया पैक्ट क्या होता है, ट्रीटी क्या होता है। फिलहाल हम अग्रीमेंट के बारे में जानते हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हिंदी में पहले समझते हैं। जो छात्र नए हैं, तो जो थोड़ा अपने आप को कमजोर समझते हैं उनके लिए समझते हैं। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को मैं सिंपल शब्दों में समझाता हूं। राम खाना खा रहा है, ठीक, समझ में आ गया? कौन खाना खा रहा है? राम। सब्जेक्ट क्या? सब्जेक्ट कौन है? राम। जो भी व्यक्ति उस एक्शन को परफॉर्म करता है उसे हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट, ठीक। जो एक्शन, जो क्रिया वो करता है उसे हम लोग कहते हैं वर्ब, ठीक। अब सब्जेक्ट जो होता है वो कोई ना कोई काम तो करेगा। जैसे मैं अपने ऊपर लेकर, मैं पढ़ा रहा हूं, तो इंग्लिश में क्या बोलूंगा? आई एम टीचिंग। आई के बाद क्या आता है? एम। क्यों आया? क्योंकि हमेशा आई के बाद एम ही आता है। लेकिन अगर मैं आई के बाद इज लगा दूं तो वो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आई और एम का एक अग्रीमेंट है कि आई के बाद हमेशा एम ही आएगा, ठीक। वैसे इंग्लिश में भी कुछ रूल्स फॉलो होता है। सब्जेक्ट अगर दो तरीके से हो सकता है, या तो वो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल। इंग्लिश में भी देखता हूं, सॉरी हिंदी में भी देखते हैं हम लोग। राम खाना खा रहा है, लेकिन जैसे वो राम और श्याम होता है, खा रहा है की जगह खा रहे हैं हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वहां पे दो लोग हो गए। जैसे ही वो दो लोग हो गए तुरंत चंद्र बिंदु लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्लूरल हो गया। वैसे इंग्लिश में भी इज का आर हो जाता है, वॉज का वर हो जाता है, ठीक। अब ये क्वेश्चन थोड़ा डीप में है। यहां पे मिस्टर गुप्ता भी है, साथ साथ उनकी वाइफ भी है, और साथ साथ यंगर ब्रदर भी होता है, ठीक। अभी इतना डीप में नहीं जाऊंगा, बस इतना बता देता हूं कि याद रखिएगा, जब भी विथ, अलोंग विथ, कुछ और शब्द हैं, इनका जब भी प्रयोग करते हैं या जब भी इनसे दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं, तो हम लोग हमेशा पहले वाले को तवज्जो देते हैं, ठीक। एग्जाम्पल, आपके घर में शादी का न्योता आता है तो आपके पापा के नाम से या दादाजी के नाम से आता है, लेकिन फिर भी आप जाते हो ना। लेकिन जो बुलाता है उसके लिए तो मेन मेहमान आपके पिताजी हैं। कार्ड पे तो आपके पिताजी का ही नाम लिखा है, लेकिन साथ साथ आप भी चले जाते हैं। इस लॉजिक से भी आप याद रख सकते हैं कि मेन जो जिसको बुलाया गया है वो आपके पिताजी हैं, लेकिन आप लगे हाथ चले आए। तो यहां पे मेन आने वाला कौन है? मिस्टर गुप्ता। लेकिन उनके साथ साथ कौन आ गया? वाइफ भी और यंगर ब्रदर भी। तो मेरा मेन सब्जेक्ट वाइफ और यंगर ब्रदर नहीं माने जाएंगे। वो मेन सब्जेक्ट कौन माना जाएगा? मिस्टर गुप्ता। क्यों? क्योंकि विथ का प्रयोग, ये रूल आप रट्टा मार लीजिए या उस कंसेप्ट से समझ लीजिए, ठीक है। तो विथ लग गया, इसका मतलब कि फर्स्ट सब्जेक्ट ही मेन सब्जेक्ट होता है। फर्स्ट सब्जेक्ट मतलब मिस्टर गुप्ता मेरे मेन सब्जेक्ट है, ठीक। अब फाइंड आउट करते हैं क्या एरर है। मिस्टर गुप्ता विद हिज वाइफ एंड यंगर ब्रदर वर प्रेजेंट एट द स्टेशन। अब यहां पे सब्जेक्ट कौन कौन है? अगर जो बिगिनर उसके लिए सब्जेक्ट हो जाएगा कौन कौन? एक तो हो गया हमारे मिस्टर गुप्ता, ठीक। उसके बाद कौन हो गया? हिज यंगर ब्रदर, और फिर उसके बाद उसकी वाइफ भी। तो कहने को तो तीन लोग हो गए, लेकिन यहां पे बीच में इस्तेमाल किसका किया गया है? विथ। मैंने अभी बताया जब भी हम लोग विथ का यूज करेंगे तो हम लोग तवज्जो किसको देते हैं? हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट को, यानी कि मिस्टर गुप्ता को। तो अगर मिस्टर गुप्ता मेरे सब्जेक्ट हुए तो वह सब्जेक्ट या तो सिंगुलर होगा तो प्लूरल होगा। अगर मिस्टर गुप्ता सिर्फ एक है तो सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर होगा। अब वर्ब देखते हैं। वर्ब मतलब ये क्या लिखा हुआ है? वर्ब, राइट। इंग्लिश में डिसाइड करने के लिए सब्जेक्ट को हमारे पास दो है, वर्ब भी है और क्या क्या है? वॉज भी है, ठीक। वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं प्लूरल के लिए और वॉज इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर के लिए। चूंकि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मैं वॉज किसके मिस्टर गुप्ता के साथ क्या इस्तेमाल करूंगा? वॉज। तो मेन सब्जेक्ट क्या, मेन वर्ब क्या होना चाहिए? वॉज। तो गलती कहां निकली? पार्ट बी में, ठीक है। और डीप में कोई घबराएगा नहीं। अभी हम लोग बहुत सारे वीडियोस लेके आएंगे, बहुत सारी पढ़ाई करेंगे, जल्दी लेके आएंगे। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना जान लीजिए कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में अगर विथ है तो फर्स्ट सब्जेक्ट की मेरी प्रायोरिटी होती है, ठीक है। और ये सब क्लासरूम में मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। बच्चे जो मेरे बच्चे मेरे से पहले पढ़ चुके हैं वो जान चुके हैं। जो नहीं पढ़े उनके लिए आगे आने वाले समय में बहुत सारे वीडियोस आएंगे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और ये क्वेश्चन CPO SI का है। जो बच्चे बीच से ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग देख लें।
सीपीएसआई का क्वेश्चन है और एकदम क्लासरूम से मक्खन वाले क्वेश्चन, ठीक है, आराम से सॉल्व हो जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान देने क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और आज का लास्ट। अपने वीडियो को पॉज करिए, अटेम्प्ट करिए। आशीष वाज लिसनिंग टू अ रेडियो व्हेन सुनीता अराइव्ड। पहला क्वेश्चन याद है? पहला क्वेश्चन किस टॉपिक से था, कोई बता सकता है? कमेंट में डालिएगा, पहला क्वेश्चन किस टॉपिक से था? पहला क्वेश्चन टॉपिक था आर्टिकल्स, ए एंड द, ठीक। कहने को 3 शब्द है लेकिन बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ये भी क्लासरूम क्वेश्चन है। क्लासरूम क्वेश्चन मतलब जो क्लास में जैसा बता दिया वैसा ही एज इट इज आ जाता है, ठीक। अब इसमें गलती कहाँ है, वीडियो को पॉज करके आप लोग कर चुके होंगे, अब मैं ही बताता हूं क्या कहाँ गलती है, ठीक। लिखा आशीष वॉज लिसनिंग। अब एरर डिटेक्शन को कंटिन्यू करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एरर डिटेक्शन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कुछ लोगों के लिए एरर फाइंड आउट करना, कहाँ पर है, कैसे है, सर परेशान हो जाता है, बहुत बच्चे आते कहते हैं। तो चलिए क्या करते हैं, स्लैश बाय स्लैश चलते हैं, ठीक। आशीष वॉज लिसनिंग लिखा हुआ है, आशीष सिंगुलर है, अभी हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ा। आशीष अगर सिंगुलर है तो उसके बाद वाला वर्ब सिंगुलर ही होना चाहिए, लिखा है वॉज, ठीक है, फाइन, वेल एंड गुड। आगे चलते हैं, लिसनिंग कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, आईएनजी फॉर्म का यूज हुआ है, बिल्कुल सही है। तो आशीष वॉज लिसनिंग, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, स्लैश के बाद टू अ रेडियो व्हेन, ठीक। आशीष सुन रहा था, लिसन के साथ हम हमेशा टू का यूज करते हैं, ठीक। तो टू लगा हुआ है, वेल एंड गुड है। फिर लिखा है अ रेडियो, रेडियो सुन रहा था, ठीक। आपको नहीं पता है रूल तो हो सकता है आपको गलती ना मिले, लेकिन गलती यहीं पर है। आगे भी चेक कर लेते हैं। फिर लिखा है व्हेन, व्हेन मतलब जब, एक कंजंक्शन है, 2 वाक्यों को जोड़ रहा है। आशीष रेडियो सुन रहा था जब सुनीता अराइव्ड, ठीक। अब फाइंड आउट करते हैं कि इसमें गलती कहां है। लिखा है अ रेडियो, यहां पॉइंटर के साथ ध्यान दीजिए, अ रेडियो, ठीक। एक शब्द है इंग्लिश में जिसको हम लोग कहते हैं पर्पस, राइट। पर्पस का मतलब क्या होता है, देखिए, PURPOSE, पर्पस, ठीक। हिंदी बोले तो उद्देश्य। उद्देश्य किसी भी काम को या किसी भी कोई भी चीज हमेशा एक उद्देश्य से बनी। जिस कैमरे से आप मुझे देख रहे हैं वो कैमरा भी अपना उद्देश्य पूरा कर रहा है। जिस लैपटॉप पे आप मुझे, जिस माइक्रोफोन से आप मुझे सुन रहे हैं वो भी अपना उद्देश्य पूरा कर रहा है। तो हर चीज कोई ना कोई उद्देश्य से बनी है, पर्पस से बनी है। इंग्लिश लैंग्वेज में अगर कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, कोई भी जगह अगर अपने पर्पस के लिए ही इस्तेमाल होती है तो कभी भी हम उसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते, रिमेंबर दिस, ठीक। अब जो बुकिश एग्जांपल है वो मैं आपको देता हूं, ठीक। मैं कह रहा हूं आई एम गोइंग टू टेंपल, समझने के लिए, आई एम गोइंग टू टेंपल, आई एम गोइंग टू अ टेंपल और आई एम गोइंग टू टेंपल में डिफरेंस क्या है? एक राइट है, एक रॉन्ग है। अ टेंपल वाला रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि जनरली लोग बोलते हैं कि मैं मंदिर जा रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं मंदिर पूजा करने जा रहा हूं, और अगर मैं मंदिर पूरा पूजा करने जा रहा हूं तो पूजा करने के लिए ना मंदिर बना है, तो अपने पर्पस को फुलफिल कर रहा है। तो मंदिर पूजा करने के लिए, वहां पे आर्टिकल की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं कह रहा हूं चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, चिल्ड्रन आर गोइंग टू अ स्कूल बोलने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल का पर्पस होता है पढ़ाना, और बच्चे पढ़ने ही जा रहे हैं, तो वो पर्पस बिल्कुल सही है। अब यहां पे फाइंड आउट करते हैं कि भैया आशीष रेडियो सुन रहा था, और रेडियो किस पर्पस से बना? सुनने के लिए ही। तो जो भी चीज अपने पर्पस के लिए बनी है कभी भी उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, ठीक। अब थोड़ा सा डिफरेंट वे में जाते हैं, ठीक। अगर मैं कहूं while playing football the footballer was injured and was taken to a hospital, नहीं, to a hospital नहीं, to hospital। क्यों? क्योंकि भैया फुटबॉल खेलते समय फुटबॉलर इंजर्ड हो गया तो कहां जाएगा? हॉस्पिटल। क्या करने? भजिया तलने? नहीं, भजिया तलने नहीं जाएगा, वो जाएगा क्या करने? इंजर्ड है तो इलाज कराने, और हॉस्पिटल में क्या होता है? इलाज। तो अपने पर्पस को फुलफिल कर रहा है। जब भी पर्पस फुलफिल करेगा हम कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहां पे गलती क्या निकली? और रेडियो की जगह क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ रेडियो। तो आशीष वाज लिसनिंग टू अ रेडियो नहीं होगा, टू रेडियो होगा। व्हेन सुनीता अराइव्ड, तो गलती कहां है? ए सेक्शन में गलती है, उसको मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। 5 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, हमने देखा। अब नेक्स्ट जो भी टॉपिक था पिछले स्लाइड में करके देख लीजिएगा, जो भी नेक्स्ट टॉपिक था, शायद फिल इन द ब्लैंक्स था, मे बी, जो भी था, अब उस पर नेक्स्ट वीडियो आएगा। और साथ साथ सीपीएसआई पे जल्द ही हम एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे और सीपीएसआई को टारगेट करिए। जो भी बच्चे हैं, जो भी बच्चे पुलिस वगैरह में जाना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हो,
और साथ साथ और भी बैंक वगैरह के अदर बैचेस भी लेकर के आ रहे हैं। हमें सपोर्ट करते रहिए, हमें आपका प्यार चाहिए, हमें आपका सपोर्ट चाहिए। हम जल्द ही मिलेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस। हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह हमसे जुड़ जाइए, शेयर करते रहिए और जल्द ही मिलते हैं अगले क्वेश्चंस के साथ और अगले वीडियो के साथ। ठीक है, टिल देन कीप वॉचिंग, बाय बाय।